राजश्री बेहोशी की हालत में पानी पानी करहा रही थी। उसका गला सूख गया था। सूखे गले से उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। राजश्री उस आधी बेहोशी में समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजश्री राठौर एक 25 साल की खूबसूरत औरत अपनी खूबसूरती के चरम पर थी, पर उस भयानक हालत में भी कोई भी उसके रूप पर न्यौछावर हो जाएगा। जब धीरे धीरे राजश्री होश में आने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि आंखों पर लगी पट्टी के साथ उसके हाथ भी बंधे हुए थे। उसने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, पर जब दर्द बहुत होने लगा, तब उसे समझा कि उसके हाथ किसी मजबूत चीज से बांधे गए थे। राजश्री बहुत देर से एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। फर्श ठंडा था, इसलिए जैसे जैसे वो होश में आने लगी, तब उसे कपकपाती ठंड भी परेशान करने लगी थी। हर तरह से कमजोर और लाचार पड़ी राजश्री में खुद को बचाने की भी ताकत और हिम्मत नहीं बची थी। वो बहुत देर तक एक जगह पर पड़ी हुई थी। कुछ देर जब अचानक उस जगह पर राजश्री को कुछ सरसराहट महसूस हुई, तो जैसे उसके अंदर एक आशा की किरण जाग गई थी। बचाओ बचाओ प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। राजश्री फुसफुसाती आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी। कमजोरी में वो रो भी नहीं पा रही। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई वहाँ बचाने आया है। राजश्री को इतना समझ आ रहा था कि वहाँ कोई तो आया है, पर वो राजश्री की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहा था। उस इंसान ने लाइट चालू किया तो आंखों पर लगी पट्टी से ही कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। किसी के पैर दिखाई दे रहे थे। राजश्री धीरे धीरे सरकते हुए उन पैरों के पास जाना चाहती थी, पर बहुत कोशिश करने पर भी वो शायद इंच भर सरक पाई थी। राजश्री का सिर अभी भी घूम रहा था। सब कुछ बहुत धीरे स्लो मोशन में चल रहा था। उसने उस पट्टी से देखा, वो पैर अब उसकी तरफ मुड़ गए थे। राजश्री अचानक रुक गई और उसके आने की राह देखने लगी। उसके मन में शायद एक उम्मीद थी कि ये जो कोई भी है वो शायद उसे बचा ले, और वो पैर उसकी तरफ बढ़ने भी लगे और उसके ठीक सामने आकर रुक गए थे। राजश्री ने अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की, जैसे वो बताना चाहती हो कि वो जिंदा है और बचना चाहती है। वो इंसान राजश्री के जब पास आ रहा था, तब उसके पैरों की टाक टाक की आवाज भी बड़ी अजीब तरीके से सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई ढोल पीट रहा हो। फिर वो इंसान उसके पास आकर नीचे बैठ गया, पर राजश्री उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। बचाओ प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। राजश्री की उस करहा के साथ उसके आंख से आंसू निकलने लगे, पर तभी उसे उस इंसान के हंसने की आवाज आई। वो इंसान किसी शैतान की तरह हंस रहा था। ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। शायद राजश्री के सिर पर लगी चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। सारी आवाजें उसे अजीब तरीके से सुनाई दे रही थी। उस इंसान ने हंसते हुए राजश्री के बालों को पकड़ा और वैसे उसे घसीटते हुए लेकर कहीं जाने लगा। सिर पर पहले से चोट लगी होने की वजह से राजश्री के लिए वो दर्द अब असह्य होने लगा था। वो उस दर्द से फिर से बेहोश होने लगी। वो इंसान राजश्री को घसीटते हुए सीढ़ियों से जब लेकर गया, तब शरीर और सिर पर जोर से झटके लगने की वजह से वो फिर से बेहोश हो गई। उस इंसान ने राजश्री के मुंह पर पानी मारा, पर उसके शरीर में अब फिर से जागने के लिए एनर्जी नहीं बची थी। इसलिए थोड़ी देर बाद वो इंसान गुस्से में फनफनाते हुए राजश्री के पास कुछ लेकर आया और उसके छाती में एक इंजेक्शन घुसा दिया। उस इंजेक्शन के अंदर घुसते हुए कुछ सेकंड्स में ही राजश्री ऐसे जाग गई जैसे उसे किसी ने गहरी नींद से ठंडा पानी डालकर जगा दिया हो। राजश्री के शरीर के अंदर हर तरफ जलने लगा था। वो जोर जोर से चीखते हुए रोने लगी। कौन हो तुम? कौन हो? क्यों कर रहे हो? किसी का भी दिल पसीज जाए। राजश्री की चीख ऐसी थी। राजश्री की रोती हुई चीख के साथ उस इंसान की हंसी भी गूंजने लगी थी। उस इंसान ने राजश्री की आंखों से पट्टी हटा दी थी। राजश्री उस इंसान का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। उस इंसान के चेहरे पर एक नकाब लगा हुआ था, किसी पिशाच, किसी शैतान के जैसा। राजश्री का घूमता सिर उसे ठीक से कुछ भी दिखा नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? राजश्री सच में उस इंसान का जवाब जानना चाहती थी, क्योंकि इतनी देर से वो अपनी इस हालत के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई शक्ल नहीं मिल पा रही। पर अब एक नकाब से ही सही उसकी ये हालत करने वाले की एक शक्ल मिल गई थी। राजश्री के सवाल पर वो इंसान फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। वो बेहोशी में भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस इंसान को पहचान पाए, पर दूर दूर तक वो इंसान राजश्री की पहचान में नहीं आ रहा था। वो तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो इंसान एक आदमी है या औरत। तुम मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, है ना? वो
वो इंसान पहली बार बोला। उस नकाब से उस इंसान की आवाज बनावटी आ रही थी, जैसे किसी मशीन से आ रही, इसलिए भी राजश्री उसकी आवाज से कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। और वो इंसान बड़े मजे से बोल रहा था, जैसे उसे ये सब करते हुए खुशी हो रही हो। राजकुमारी जी, मैं हूँ आपका शुभ चिंतक, इसलिए आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखिए ना, कितनी चोट लगी है आपको। कहते हुए उस इंसान ने राजश्री के सिर पर लगी चोट को उंगलियों से दबाया और वो दर्द से चीखने लगी। चिल्लाइए मत राजकुमारी जी, यहाँ आपको कोई सुन नहीं पाएगा। आपके पिता राजा गज सिंह राठौर भी आपकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, और आपकी माताजी प्रियलता को तो वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देता, है ना? वो इंसान राजश्री के साथ ऐसी बात कर रहा था जैसे कोई मामूली बात हो रही। अब तक राजश्री इतना तो समझ गई थी कि यहाँ मौजूद इंसान उसे मारने के इरादे से ही उसे ले आया था। अब उसके हाथ पैर और भी ठंडे पड़ गए थे। वो सदमे में रो भी नहीं पा रही थी। और फिर उस इंसान ने पास से ही एक स्टूल जैसी चीज खींच कर लाई। वो लोहे का स्टूल खींचते हुए फर्श के साथ हो रहे घर्षण से एक बहुत ही कर्कश आवाज आने लगी, जिससे राजश्री के कानों में और सिर में और भी दर्द होने लगा था। ओहो, क्या हो गया राजकुमारी जी को? आवाज ज्यादा हो रही है। पता है राजश्री जी, आप ना बहुत भोली है। भोलेपन में आप अपना तो नुकसान करती ही है, पर आपकी क्यूट क्यूट हरकतों से किसी का क्या नुकसान या कोई कितना बर्बाद हो रहा है, आप ये भी नहीं समझ पाती। कितनी भोली है ना आप। जी करता है आपका माथा चूम। और वो इंसान राजश्री को पकड़कर फिर से उसके माथे को चूमने लगा। उस इंसान के छूते ही राजश्री सिहर उठी। राजश्री अपना सिर झटकते हुए उस इंसान को खुद से अलग करने की कोशिश की। अरे, आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। एक्चुअली आप पहचानोगे भी कैसे? मैं उन सारे लोगों का मुखिया हूँ जो आपको इस हालत में देखना चाहते हैं। मैं कभी नहीं देखना चाहता हूँ आपको। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है आपको ऐसे देखकर। मेरे चेहरे पर मत जाइए, नकाब है ये। अगर ये हटा दिया तो आपको समझ आएगा कि मैं अंदर से रो रहा हूँ। उस इंसान का इस तरह से बात करना राजश्री समझ नहीं पा रही थी। तुम कौन हो? चाहते क्या हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बताते क्यों नहीं तुम? राजश्री अब अंदाजा लगाकर थक चुकी थी। उसने चिढ़ते हुए उसे पूछा। वो इंसान फिर से हंसने लगा। वैसे मैं बता भी देता, पर आपकी इतनी दिलचस्पी देखकर मेरी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि आप मुझे पहचान पाती हैं या नहीं। चलो हम एक गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम है पहचान कौन। देखो, मरना तो आपको है ही, तो क्यों ना उसके पहले एक गेम हो जाए। ये सुनकर राजश्री की धड़कनें तेज हो गई। वो डर के मारे और भी कांपने लगी थी। अरे, क्या हुआ राजकुमारी? ओहो, मैंने पहले ही सस्पेंस बता दिया आपको, है ना? यही मेरी बुरी आदत है। एक बार तो घर में सब लोग सस्पेंस मूवी देख रहे थे, तो मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि काजोल ही सबका खून कर देती। सब कैसे चिढ़ गए थे। एनीवेज, अभी तो आपको पता चल गया है ना सस्पेंस, तो अब आपको शिद्दत से इस गेम को खेलना चाहिए। लाइफ का आखिरी गेम है, मजा आएगा। राजश्री को वो इंसान कोई सनकी पागल लग रहा था, पर एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था कि ये इंसान मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? शायद कोई मेरी पहचान का हो। वो इंसान अभी भी बड़बड़ा रहा था। हाँ, तो शुरू करें। पहला क्लू है, मैं आपका अपना हूँ, पर खून का रिश्ता नहीं है मेरा। पहचान कौन? उस इंसान के इस क्लू को राजश्री सच में सोचने लगी थी। उस हालत में उसे उतना ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक राजश्री के मुंह से एक नाम निकला, चारू। राजश्री असमंजस में थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है। चारू नाम सुनकर वो इंसान फिर से हंसने लगा। चारू, वो तुम्हारी बहना? सौतेली ही सही, पर बहना तो थी। हाँ, वो तुम्हें इस हालत में देखकर खुश तो बहुत होती, पर इस छुटकी में इतना दम नहीं हो सकता। वो इंसान फिर से शैतानी हंसी हंसने लगा था। तुम्हारे पहले गैस से मैंने अंदाजा लगा लिया है, तुम कभी भी असली जवाब के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगी, इसलिए ये गेम बोरिंग हो जाएगा। इससे अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें धीरे धीरे मारने का मजा लूं। क्या कहती हो राजश्री जी? वो इंसान इधर से उधर घूमते हुए खुद से बातें कर रहा था। उस इंसान की मशीनी आवाज से भले ही राजश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पर उसके बोलने के अंदाज को सुनकर उसे बार बार लग रहा था कि वो उस अंदाज को जानती है, पर उस हालत में वो उस अंदाज को समझ नहीं पा रही है। नहीं नहीं, मुझे एक और मौका दो। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं मरने से पहले मुझे मारने वाले का नाम और चेहरा जान पाऊं? राजश्री ने अचानक अपना एटीट्यूड ही बदल दिया, पर सामने वाला इंसान भी इतना बेवकूफ नहीं था। क्या बात है, लगता है राजकुमारी जी अपने सूझबूझ से काम ले रही है। बचने की आखिरी कोशिश? क्या बात है, तो सही है, एक और मौका तो मिल ही सकता है। वो इंसान भी राजश्री की बात को मान गया था। कोई रहता है ऐसा जो हमसे हमेशा से जुड़ा था, जो लड़े भी, प्यार भी करे, रूठे भी, मनाए भी, कभी अपना बनकर
तो कभी पराया बनकर, कभी परमेश्वर, तो कभी राक्षस हूँ मैं। पहचान कौन हूँ मैं? उस इंसान का ये सवाल सच्चाई के बहुत करीब था, पर राजश्री जैसे उस नाम के आसपास ही घूम रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी। कौन हो सकता है? मेरा कोई दोस्त, मेरा बिजनेस राइवल या कोई रिश्तेदार? कौन होगा? राजश्री फिर से अपने ख्यालों में उलझ गई थी। क्या मैं अपने आसपास के लोगों को कभी समझ ही नहीं पाई? मुझे कोई क्यों नहीं लग रहा है कि जो मेरे साथ ये कर सके? राजश्री को अपने आप पर तरस आ रहा था। वो मन में सोच कर ही पागल हो रही थी। बताओ ना, कौन हो तुम कोई मेरे नहीं हो सकते। मेरा अपना ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ ये कर सके। तुम कोई बहरूपिया हो, बुज़दिल हो, जो मुझे पाना चाहते हो और पा नहीं सके, इसलिए ये सब कर रहे हो। राजश्री ने चीखते हुए उस इंसान से कहा, पर वो इंसान फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। कम ऑन राजश्री, क्या ये इतना मुश्किल है? यू आर बेटर देन दैट। नहीं, ठीक है, मनोरंजन का समय खत्म हुआ और कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। वो इंसान राजश्री के बालों को पकड़कर खींचते हुए फिर से उसे कहीं ले जाने लगा। बालों को पकड़कर खींचने की वजह से राजश्री का दर्द सारी हदें पार कर गया था। छोड़ो मुझे, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। राजश्री अपने आप को छुड़ाने की बेजोड़ कोशिश कर रही थी, पर उस इंसान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उसे राजश्री के हाथों को बांधकर सीलिंग से लगे एक कुटे से बांध दिया। उसके हाथ सुन पड़ने लगे थे। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। अपने आखिरी समय में भी पैसे की धौंस दिखा रही हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, कफन में जेब नहीं होती राजकुमारी जी, और यही आपकी गलतफहमी मैं दूर करने आया हूँ। तो आखिरी बार जिसे याद करना है कर लो, हो गया है अब तुम्हारा। उस इंसान का सनकीपन अब अपने चरम पर था। वो अजीब हरकतें करने लगा था। उस इंसान ने एक जगह से एक बड़ा सा खंजर उठाया और राजश्री के गर्दन पर रखते हुए कहा, अभी तक नहीं जान पाई मैं कौन हूँ? रुको प्लीज प्लीज, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दे, क्यों नहीं? मैं उसे किसी भी हालत में पूरा करूंगी। बस मुझे छोड़ दो प्लीज। राजश्री भांप चुकी थी कि उसका अंत आ चुका था। वो खुद को बचाने की हर कोशिश कर रही थी और वो इंसान ये सब देखकर खुशी से बस हंस रहा था। जो चाहिए वो दोगी मुझे? ठीक है, तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ये कहकर उस इंसान ने वो खंजर राजश्री के पेट में घुसा दिया। राजश्री अपने आखिरी समय में उस इंसान को एकटक लगाकर देख रही, पर वो आखिर तक उस इंसान को जान नहीं पाई। अब नर्क में सोचते रहना, कौन था जिसने तुम्हें मारा? वो इंसान राजश्री की लाश से बात कर रहा था। हर तरफ अंधेरा था। उस भयानक अंधेरे में अचानक किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पास में ही बैठकर बात कर रहा हो। आंखें खुली और सामने नीलिमा थी, कार चला रही थी और उसके साथ बैठी थी राजश्री। वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी। उसे याद आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही किसी ने उसे काफी देर तक तड़पाने के बाद उसके पेट में खंजर घुसा दिया था और उसकी जान ले ली थी, और अभी अचानक वो इस लग्जरी कार में अपने बचपन की दोस्त नीलिमा के साथ है। राजश्री इस अजीब और भयानक सच को अपना नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो रोने लगी। अपनी दोस्त को अचानक रोते हुए देखकर नीलिमा भी बहुत डर गई। कुछ भयानक सपने हमें जागने के बाद भी सताते हैं। कई बार दिन बीत जाने के बाद भी वो सपने हमारा पीछा नहीं छोड़ते, पर अगर हमें पता चले कि जिन सपनों ने हमारी रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी वो सपने ना होकर एक हकीकत थी, तो शायद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजश्री अपने बचपन की दोस्त नीलिमा के साथ एक कार में कहीं जा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी भयानक सपने से जाग गई हो, पर वो सपना नहीं था। ये भी राजश्री को पता था। वो उसकी एक भयानक सच्चाई थी जिसने उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका दिया था। वो इस सच्चाई को ना तो समझ पा रही थी और ना ही उस पर यकीन कर पा रही थी। वो कोई सपना ना होकर दर्दनाक सच था। राजश्री की धड़कन एक घोड़े की तरह तेज हो गई थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। नीलिमा अपने दोस्त को इस तरह से अचानक बिहेव करते देख डर गई और उसने कार को साइड में लगा दिया। राजश्री, क्या हुआ? ओह गॉड, ये तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? राजश्री कोई जवाब देने की हालत में नहीं थी, इसलिए डर के मारे नीलिमा उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगी। पर कुछ ही पलों में राजश्री अपने होश में आने लगी। रुको नीलू, एक मिनट। राजश्री को शांत देखकर नीलिमा के भी जान में जान आई। राजश्री की सांसें अभी भी चढ़ी हुई थी, पर वो धीरे धीरे उस पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। राजश्री, ये अचानक क्या हो गया था तुम्हें? नीलिमा हैरान परेशान थी। राजश्री अभी भी अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उस जगह को गौर से देख रही थी। उसने फिर नीलिमा को देखा। वो अलग दिख रही थी। उसकी उम्र पहले से काफी कम थी। राजश्री, कुछ तो बताओ, क्या हुआ था तुम्हें? ऊपर से हम दोनों तुम्हारे डैड की कार को उन्हें बिना बताए लेकर आए हैं। किसी पुलिस वाले ने अगर देख लिया
कि 15 साल की लड़कियां कार चला रही हैं तो और भी मुसीबत में हम फंस जाएंगे। ये सुनते ही राजश्री एकदम से चौंक गई और अपने आप को कार के शीशे में देखने लगी। राजश्री जवान थी, एक 15 साल की लड़की। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को ही निहार रही थी। अरे यार राजू, तू ये अजीब हरकतें करना बंद करेगी? तुझे इस तरह से देखकर मुझे डर लग रहा है। राजश्री को खुद को ही आईने में निहारते हुए देखकर नीलिमा को उसकी चिंता हो रही थी। नीलू, ये कौन सा साल चल रहा है? क्या तारीख है आज की? राजश्री का ये अटपटा सवाल नीलिमा को और भी सोच में डाल रहा था। देख राजू, यहाँ कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है जो ऐसे सवाल पूछ रही है तू। नीलिमा राजश्री की हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। नीलू, आई नो ये अजीब है, पर प्लीज बता यार, मैं तुझे बाद में सब समझाऊंगी। राजश्री एक्साइटेड थी। ठीक है, 2013 चल रहा है और 21 जून है आज, तेरा बर्थडे। खुश? अब बता क्या हुआ है? ये सुनकर राजश्री जगह पर ही बैठ गई और इस सच्चाई को अपनाने की कोशिश करने लगी। शाम का वक्त हो रहा था, आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजलियों की कड़कड़ाहट सुनकर राजश्री और नीलिमा घर के लिए निकल चुके थे। राजश्री इन दोनों सिचुएशंस में फर्क करने की कोशिश कर रही थी। क्या वो सपना था? नहीं, इतना डरावना सपना नहीं हो सकता, वो भी जागते हुए। अगर था भी तो वो कौन था जिसने मेरी जान ले ली थी? या ये सपना है? मुझे आज से 10 साल आगे की सारी बातें पता कैसे है? या याद है मुझे? क्या मैं वक्त के पीछे आ चुकी हूँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजश्री के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। नीलिमा का भी आधा ध्यान राजश्री पर था। वो जानने के लिए एक्साइटेड थी कि अभी जो हुआ था वो राजश्री का कोई मजाक था या उसके पीछे कोई भयानक कारण होगा। दोनों राजश्री के घर के पास पहुंच चुके थे। राजू, अभी गाड़ी चुपके से गैरेज में लगा दे और सुन, तू आज अच्छे से रेस्ट कर, हम कल मिलते हैं। नीलिमा को राजश्री की चिंता हो रही थी। नीलिमा जब अपने घर के लिए जाने लगी तभी राजश्री ने उसे रोका। नीलू, हम गाड़ी लेकर गए कहाँ थे? राजश्री ने हिचकिचाते हुए पूछा। हम आपके फियांसे राजकुमार पद्मनाभ के अच्छे भविष्य की मनोकामना करने गए थे। नीलिमा मजाक में नौटंकी करते हुए बोल रही थी। पद्मनाभ का नाम सुनकर राजश्री खुश हो गई थी। उसे जैसे अचानक याद आया कि उसकी शादी पक्की हो गई थी उस आदमी से जिससे वो प्यार करती थी। ओह हाँ, राजश्री याद करके खुश थी। नीलिमा भी उसे देखकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। घर पर राजश्री के माँ बाप उसकी राह देख रहे थे। उसके पिता गजसिंह राठौर घर के बाहर इधर से उधर घूमते हुए परेशान हो रहे थे। अचानक उन्होंने राजश्री को देखा। राजश्री, कहाँ थी इतनी देर? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। गजसिंह के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजश्री तो अपने पिता को देखते ही भावुक हो गई और दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? हम तुम्हें डांट थोड़ी रहे हैं, बस कह रहे थे कि हमें बस बता दिया करो। एक तो तुम्हारा फोन भी बंद है, कैसे कांटेक्ट करे फिर तुमसे, बताओ। गजसिंह अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए कह रहे थे। वाह राजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े शेर बनकर कह रहे थे आने दो उसे, कैसे लेता हूँ उसकी खबर में, और बेटी के आते ही गाय बन गए। उधर राजश्री की माँ दोनों बाप बेटी को देखकर मजाक में कह रही थी। राजश्री माँ को देखकर भी भावुक हो रही थी। वो अपने माँ के भी गले लगकर लिपट गई थी। राजश्री अपने माँ बाप को देखकर भावुक हो रही थी। ये उन्हें भी समझ आ रहा था। बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? राजश्री की माँ अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी। राजश्री के माँ बाप उसे पूछने की और समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। राजश्री राठौर शहर के जाने माने बिजनेसमैन और जोधपुर के राजघराने मुखिया गजसिंह राठौर की इकलौती बेटी थी। गजसिंह राठौर का आज के तारीख में होटल और रिसोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। पुरखों के कई महल को उन्होंने 5 स्टार होटल्स में तब्दील कर दिया था। पर आज के आधुनिक युग में भी गजसिंह पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों के जंजाल में फंसा हुआ था। उनके राजघराने के परंपरा के अनुसार घराने की बेटी की 15 साल की उम्र में ही शादी पक्की की जाती थी। देश विदेश में अरबों का व्यापार चलाने वाले गजसिंह हर आधुनिक चीजों को आजमाने में पीछे नहीं थे, क्योंकि यही कारण था जिसके दम पर उन्होंने राज संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया था। पर संस्कृति के नाम पर अभद्र रीति रिवाजों से वो अछूते नहीं रह पाए थे। उस रात राजश्री ने अपने माँ बाप के साथ काफी वक्त बिताया, साथ में खाना खाया, सब बहुत खुश थे। रात को सोते वक्त जब वो आज की सारी घटनाओं को याद कर रही थी तब उसे कुछ बातें समझ में आने लगी। मुझे याद आ रहा है, मैं अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिताती थी। क्यों? क्या ये मेरा पुनर्जन्म है? मतलब वो जो हुआ था वो सच था? इस बात से राजश्री सिहर उठी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप अभी तक सोई हैं? इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, उठिए। उस इंसान की आवाज से राजश्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस इंसान को देखने की कोशिश की, पर आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से
वो देख नहीं पा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ से निकल चुकी थी, ऐसे नहीं हो सकता फिर से, नहीं। राजश्री का डर अपने चरम पर पहुँच चुका था। वो बुरी तरह कांप रही थी। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो रहा है राजकुमारी जी, इस बार तुम फिर से नहीं जाग पाओगी। कहते हुए उस इंसान ने राजश्री के पेट में खंजर घोंप दिया। राजश्री की अचानक नींद खुली। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि जैसे दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने आसपास देखा। वो अपने घर के कमरे में थी। राजश्री डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। राजश्री की माँ उसका रोना सुनकर दौड़कर उसके पास आई। राजू, क्या हुआ बेटा? प्रियलता अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर खुद भी घबरा गई। माँ, वो सपना, उसने, राजश्री रोते हुए बता रही थी। अजब सपना था, कुछ नहीं हुआ, हम हैं ना यहाँ, कौन क्या कर सकता है यहाँ? प्रियलता राजश्री का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। माँ के समझाने के बाद राजश्री शांत तो हो गई थी, पर वो बात उसके दिमाग के किसी कोने में घूम रही थी। वो अपने हर रोज के कामों में लग गई, क्योंकि एक तरफ वो उन सारी चीजों को कर रही थी जो वो पहले छोड़ दिया करती थी। राजश्री इस बात का कारण सोचने लगी कि वो पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त क्यों नहीं बिता पाती थी। हाँ, मेरा सारा वक्त तो पद्मनाभ के साथ ही गुजरता था। मेरी लाइफ में जैसे वो एक ही शख्स था। अरे हाँ, मैं तो उसे भूल ही गई थी, पर उसका तब से एक कॉल तक नहीं आया। सोचते हुए अचानक राजश्री को उसके मंगेतर पद्मनाभ का ख्याल आया। राजश्री तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में अपने परिवार के साथ खाना खाने आई, तो उसे आते हुए कुछ अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने देखा उसके चाचा प्रद्युमन अपनी सौतेली बेटी चारुलता के साथ आए थे। चारू को देखते ही राजश्री को याद आया कि वो उससे कितनी नफरत करती थी। ये वो जरूर हो सकती है जिसने मेरी जान ली थी, पर उसने तो कहा था कि वो चारू नहीं थी। पर वो झूठ भी तो बोल सकती है, उसमें तो ये माहिर है। चारुलता को देखकर राजश्री उसे मारने वाले शख्स के बारे में अंदाजा लगा रही थी। अरे आओ बेटी, कैसी हो? प्रद्युमन मुस्कुराते हुए राजश्री को पूछ रहे थे। हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राजश्री चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर हंस रही थी। दरअसल राजश्री अपने चाचा प्रद्युमन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा से लगता था, या कहिए पता था, कि उनकी नजर उसके पिता गज सिंह के बिजनेस और प्रॉपर्टी पर थी। हेलो राजश्री, कैसी हो तुम? चारू ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर पूछा। चारू, मैं एकदम मस्त। मुझे लगा तुम अभी तो मुझे दीदी कहोगी, पर एनीवेज चलता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ी हुई तो क्या हुआ, हम दोस्त की तरह ही तो हैं। चारू इस तरह के डबल मीनिंग बातें कहने में माहिर थी, जिससे उस पर सीधे सीधे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। पहले राजश्री उसकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी, पर अब चारू के सारे पैतरे उसे पता थे। उस 15 साल की लड़की के दिमाग में एक 25 साल की औरत की सोच थी। इतना तो चलता है चारू, खून का रिश्ता थोड़ी ही है। क्यों? राजश्री ने उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया। एक्चुअली राजश्री से किसी को भी इस तरह की बात करने की आशा नहीं थी। वो पहले सहम कर एक तो चुप बैठ जाती थी, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा बोल देती थी, पर उसे चारू के हर चाल का पता था। चाचा प्रद्युमन के साथ ही राजश्री के माँ पिता भी चौंक गए थे। राजू बेटा, राजश्री के पिता ने उसे टोकते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं भैया, बहनों में नोक झोंक तो चलती रहती है। क्यों राजश्री? प्रद्युमन बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रद्युमन और राजश्री के माँ बाप बातें करने लगे। तभी चारू कुछ देर से हाथ में एक कांच का भारी पेपर वेट लेकर बैठी थी, और उसी वक्त राजश्री टेबल पर रखा चाय का कप उठाने गई, तो उसने वो अनजाने में दिखाकर उस पेपर वेट को उसके हाथ पर जोर से पटक दिया। राजश्री ने भी रिफ्लेक्स में गरम चाय का कप चारू के हाथों पर डाल दिया। चारू दर्द से करहाने लगी। ओह, सो सॉरी चारू, मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा हाथ वहाँ था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? राजश्री भी नाटक करते हुए अपनी चिंता जता रही थी। हाँ वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। क्यों बेटा? चाचा प्रद्युमन फिर से किसी झगड़े को टालने की कोशिश कर रहे थे। राजश्री की माँ प्रियलता उठकर चारू के हाथ पर लगाने के लिए एक एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आई। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, बस 1-2 दिन तक दर्द रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। राजश्री की माँ प्रियलता राजश्री की हरकत को नजरअंदाज करते हुए बोल रही थी। चारू और प्रद्युमन भी ये सुनकर थोड़ा तो चौंक गए थे। उनके जाने के बाद राजश्री के पिता गज सिंह आज राजश्री के बर्ताव से हैरान हो गए थे। बेटा ये क्या था? तुम भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हो, क्या जरूरत थी वो कहने की? आपको मेरा कहना दिखाई दिया, पर उस लड़की ने जानबूझकर वो पेपर वेट राजू के हाथ पर रख दिया, वो नहीं दिखा। राजश्री की माँ भी भड़कते हुए बोल रही थी। इन सारी बातचीत के दौरान नीलिमा राजश्री के घर पर आ गई थी। ओह, क्या मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई हूँ? घर वालों की बातचीत सुनकर नीलिमा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो चलता ही रहता है। राजश्री की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, एक्चुअली मैं राजश्री को ले जाने आई हूँ, क्या मैं ले जा सकती हूँ?
नीलिमा की बात से राजश्री असमंजस में पड़ गई। कहाँ ले जाने आई है तू? राजश्री नीलिमा के कान में फुसफुसा रही थी। अरे यार तू फिर भूल गई, मेरे कजन की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब वक्त पर ही तू टांग मत दे देना। नीलिमा भी फुसफुसाकर बात कर रही थी। राजश्री नीलिमा के साथ उसके चचेरे बहन के बर्थडे पार्टी में चली गई थी। वो जिस होटल में गई थी वो होटल भी एक राजघराने के मालिक का था। चिरायु ग्रुप का चेयरमैन प्रेम सिंह मेवाड़ 26 साल की उम्र में ही अपने बिजनेस का मालिक बन चुका था। दरअसल उसके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का 3 साल पहले ही निधन हो चुका था और उनका भी प्रेम के अलावा कोई और वारिस नहीं था। इसलिए इतनी कम उम्र में उसे इतने बड़े व्यापार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी। राजश्री को कुछ दिनों पहले ही प्रेम ने एक पार्टी में देखा था और उसके सुंदर रूप रंग ने उसे मोहित कर दिया था। प्रेम ने जब राजश्री के बारे में पता किया तब उसे भी पता चला कि उसकी शादी पहले से किसी पद्मनाभ से तय हुई थी। पर दिल फेंक प्रेम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तब से ही राजश्री को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करने लगा था। पर राजश्री के साथ हुए उस घटना ने उसके मन से शायद इस बात को निकाल दिया था कि वो प्रेम के होटल में आई है। पर प्रेम को इस बात की खबर लग गई थी कि राजश्री उसके होटल में आई थी। वो बिना समय गंवाए राजश्री से मिलने आ गया था। राजश्री नीलिमा के साथ उसकी चचेरी बहन के बर्थडे पर एक बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वो ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी और ना ही उसे उन लोगों के साथ बात करने में इंटरेस्ट भी था। राजश्री वहां बैठे बैठे बोर होने लगी थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसने फोन को देखा, उस पर पद्मनाभ का नाम था। वो नाम पढ़कर राजश्री के दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। मैंने अभी तक पद्मनाभ से बात तक नहीं की, पर जितना याद है मुझे मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाती थी। फोन अभी भी बज रहा था। राजश्री ने कॉल उठाया। हाय राजू, कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दूसरी तरफ से पद्मनाभ राजश्री से बात कर रहा था। पर क्या पद्मनाभ, तुम्हारा तो कल से कोई कॉल आया ही नहीं था? राजश्री ने रूखे अंदाज में कहा। हाँ मतलब करने ही वाला था यार। तुम तो जानती हो डैड ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। और हाँ, उससे याद आया कि तुम तो उस टीले वाले मंदिर में मेरे नए बिजनेस के लिए मन्नत मांगने गई थी ना, तो क्या कहा भगवान ने? पद्मनाभ माहौल को हल्का करने की कोशिश में लगा हुआ था। राजश्री इस बात पर चुप ही थी, पर दूसरी तरफ पद्मनाभ बातें करे जा रहा था। राजश्री को इस बार उसकी बातों से ज्यादा अपने मन के अंदर के ख्याल सुनाई दे रहे थे। ये क्या हो गया है मुझे पद्मनाभ की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं आ रही है। ये आदमी जो मुझे इतना प्यार करता है, इसे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, फिर भी इसने। तभी फोन पर पद्मनाभ को समझ आने लगा कि राजश्री इतनी देर से चुप ही थी। राजश्री, राजू कहाँ हो? क्या तुम सुन पा रही हो? हाँ बोलो पद्मनाभ, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी थक गई हूँ, अभी एक काम में फंसी हुई हूँ। मैं तुम्हें घर पहुँचकर फोन करती हूँ, ठीक है? राजश्री ने ये कहकर अजीब तरीके से कॉल कट कर दिया था। राजश्री ने फोन रखते ही देखा कि नीलिमा बड़े हैरानी से उसे देख रही थी। ओए क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? राजश्री भी नीलिमा को देखकर चौंक गई थी। राजू यार, कुछ तो बदल गया है तेरे अंदर। राजश्री उसके अंदर के बदलाव को देख पा रही थी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुझे ऐसा लग रहा है? राजश्री अपने उस भयानक अनुभव को अभी बांटने की परिस्थिति में नहीं थी, तो उससे कभी इस तरह से बात नहीं करती थी जैसे तू अभी बात कर रही थी। नीलिमा हैरानी में बोल रही थी। उससे मतलब पद्मनाभ से? तो उसका नाम क्यों नहीं लेती? उससे क्या बोल रही है? राजश्री भी नीलिमा की इस बात पर थोड़ी नाराजगी जता रही थी। कम ऑन राजू, तुझे पता है मैं उसे आई मीन पद्मनाभ को पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैं। नीलिमा थोड़ा हिचकिचा रही थी। पर क्यों? राजश्री नीलिमा की बात से अनजान थी। राजू, तुझे सच में उस कार इंसिडेंट के बाद कुछ हुआ है? तू ऐसे पूछ रही जैसे तेरी याददाश्त चली गई हो। नीलिमा ने पूछा। हाँ, मेरी मेमोरी चली गई है। ठीक है, अब बता क्यों? राजश्री ने बात को टालते हुए पूछा। अरे यार राजश्री, तू ना अंधी हो गई है उस वाहियात आदमी के चक्कर में। तू ना देखना ही नहीं चाहती वो आदमी कितना सेल्फिश है। राजश्री नीलिमा की बात से शॉक हो गई थी। क्या तू कहना क्या चाहती है? अच्छा ठीक है, तो फिर से सुनना चाहती है तो ठीक है। वो आदमी एक नंबर का अपॉर्चुनिस्टिक है। उसका कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ चक्कर चलते रहता है। उसकी फैमिली रास्ते पर आ जाती है यार, अगर तेरे डैड ने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो। और वो भी तो तेरे प्यार की वजह से सपोर्ट कर रहा है ना। सॉरी टू से दैट राजू, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे प्यार भी करता है। नीलिमा की बात से माहौल एकदम से गर्मा गया था। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। नीलिमा और राजश्री अपनी बहस में ये भी भूल गए थे कि वो बर्थडे पार्टी में आए थे। नीलू
यार तुम्हारा तो कहीं पर भी चालू हो जाता है। मेरा बर्थडे है यार, कम से कम यहाँ पर ये सब मत करो। नीलिमा की चचेरी बहन योगिता उन दोनों की बहस सुनकर परेशान हो गई थी। सो सॉरी यार योगिता, ये जो तेरी बहन है ना बहुत नकचड़ी है। चल छोड़ उसे, हम तेरा केक काटते हैं, ठीक है? राजश्री योगिता और उसके दोस्तों का ध्यान बटा रही थी। नीलिमा और राजश्री भले ही योगिता की बर्थडे में शामिल हो गए थे, पर दोनों के दिमाग में वही बात घूम रही थी। राजश्री का उस पार्टी में शामिल होने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर उसने जैसे तैसे अपने मन को तैयार कर लिया था। हेलो योर हाइनेस, कैसी हैं आप? राजश्री को अचानक उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उसे झट से पीछे मुड़कर देखा। पीछे उस होटल का मालिक प्रेम था। उसे प्रेम को देखकर भी याद आया कि वो भी राजश्री के पीछे लगा हुआ था। हेलो नीलू एंड हैप्पी बर्थडे मिस योगिता। डिनर इज ऑन द हाउस। सो राजकुमारी जी, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? राजकुमारी जी, ये शब्द सुनकर राजश्री के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से उठ खड़ी हुई और वॉशरूम के लिए निकल गई। प्रेम राजश्री को इस तरह से जाते देख भौंचक्का रह गया था। वो हैरानी से राजश्री की ओर देख रहा था। राजश्री के जाने के बाद वो नीलिमा से बात करने लगा। ओ हेलो नीलिमा जी, इससे क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्रेम असमंजस में था। शांत हो जाओ यार, मुझे नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया। उसे कुछ दिन से कुछ हुआ है। कभी कभी वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। रुको, मैं देखती हूँ। नीलिमा भी राजश्री के बर्ताव से हैरान थी। वो भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली गई थी। नीलिमा वॉशरूम में गई। उसने देखा राजश्री की हालत खराब हो गई है। वो आईने के सामने खड़ी थी और पसीना पसीना हो गई थी। राजश्री क्या हुआ? नीलिमा भी घबरा गई थी। राजश्री बस चुप थी। वो शायद नीलिमा की आवाज सुन भी नहीं पा रही थी। राजू, ओह माय गॉड, तुझे कितना पसीना आ रहा है। रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। नीलिमा दौड़कर राजश्री के लिए पानी लाई। पानी पीने के बाद राजश्री थोड़ा शांत हुई और रोने लगी। कुछ देर के बाद जब वो पूरी तरह से शांत हो गई तब उसने नीलिमा को कहा, ये प्रेम यहाँ क्या कर रहा था और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? राजश्री असमंजस में दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद नीलिमा ने राजश्री से हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने ही प्रेम को बताया था कि तू यहाँ आई है। आई एम सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुझे इतनी प्रॉब्लम है उससे। तूने बताया? क्यों नीलिमा? राजश्री ने चिढ़ते हुए पूछा। वो मैं एक्चुअली, देख राजू, प्रेम तुझे पसंद करता है और मैं मानती हूँ कि वो भी थोड़ा फ्लर्ट करने वाला आदमी है, पर वो तेरे पद्मनाभ से 1000 गुना अच्छा है। वो तुझे सच में पसंद करता है। मैंने उसे पिछले कई दिनों से देखा है। वो दूसरे किसी भी लड़की से वैसे अब बात भी नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। डोंट यू थिंक? नीलिमा के इस एक्सप्लेनेशन पर राजश्री भी सोचने लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद राजश्री उठकर खड़ी हो गई। ओके ठीक है, देते हैं उसे एक चांस, बट डोंट मेंशन दिस टू प्रेम, ओके? नीलिमा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और दोनों फिर से योगिता और प्रेम से मिलने निकल पड़े। प्रेम वहाँ पर हैरान बैठा था। राजश्री के आते ही वो खड़ा हो गया। आर यू ओके राजश्री जी? डिड यू नीड एनीथिंग? प्रेम बड़े आदर से राजश्री को पूछ रहा था। राजश्री ने मुस्कुराकर ना कहा और उसके सामने बैठ गई। एक्चुअली मैं थोड़ा थकी हुई थी तो फ्रेश होने गई थी। उसके बाद एक तरफ योगिता नीलिमा अपनी बातों में लगे हुए थे और दूसरी तरफ राजश्री भी नीलिमा से बात करने लगी थी। सी राजश्री जी, मैं जानता हूँ आपकी नजर में मेरी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि दूसरा चांस भी डिजर्व नहीं कर सकता हूँ। प्रेम सीधा मुद्दे की बात पर आ गया था। बात इमेज की भी नहीं है प्रेम, मैं बस 15 साल की हूँ, तुमसे 10 साल छोटी। ये वैसे इल्लीगल है। राजश्री एक तरह से प्रेम को छेड़ रही थी। इल्लीगल तो वैसे 15 की उम्र में शादी करना भी है, पर वो भी तो हो रही है और मैं तो बस एक दूसरे को जानने की बात कर रहा हूँ, जब तक आप बालिक नहीं हो जाती। और वैसे आपकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप 15 की है। प्रेम ने बड़े होशियारी से जवाब दिया। हाँ, अब इस आधुनिक युग में भी रीति रिवाज से कहाँ छूट पाया है इंसान। और वैसे भी मैं पद्मनाभ से प्यार करती हूँ। तो राजश्री ने सीधे सीधे जवाब दे दिया। ठीक है, अगर आपको मेरा आपसे बात करना मिलना पसंद नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आपको मुझसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हुए प्रेम खड़ा हो गया। एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर मैरिड लाइफ। कहते हुए प्रेम ने अपने सूट के बटन्स लगाए और निकलने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी, पर वो शांति से वहाँ से निकल रहा था। अरे तुम तो जल्दी हार मान गए प्रेम जी। प्रेम का अच्छा बर्ताव राजश्री को थोड़ा भा गया था। हार नहीं मानी है मैंने राजश्री जी। मैं किसी लड़की को मेरी वजह से अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता हूँ। और फिर से प्रेम निकलने लगा। वैसे तुम्हारे होटल की खास डिश कौन सी है? खिलाओगे नहीं मुझे? अचानक राजश्री का बदला हुआ रूप देखकर प्रेम भी मुस्कुराने लगा। प्रेम ने अपने होटल की खास डिशेस सबके लिए ऑर्डर कर दी थी। हंसी मजाक, फ्लर्ट करना उसकी खासियत थी। प्रेम ने एक तरह से सबका मन जीत लिया था। इसी बीच बार बार पद्मनाभ का कॉल आ रहा था, पर राजश्री को न जाने क्यों अभी उससे या किसी से भी बात करने का मन नहीं था। वो भी बार बार उसका कॉल काट रही थी। वो दिन कब शाम बन गई थी राजश्री को पता भी नहीं चला था। राजश्री को अब उन सब के साथ अच्छा महसूस हो रहा था। शाम
होते ही जब राजश्री और नीलिमा निकलने लगे तब प्रेम उन्हें होटल के मेन गेट तक छोड़ने आया। गेट तक पहुंचने के बाद प्रेम ने नीलिमा को इशारा करते हुए अलग जाने के लिए कहा और नीलिमा के हटते ही प्रेम ने अपनी जेब से एक एनवेलप निकाला। राजश्री, मुझे आपसे बात करनी है। प्रेम पहली बार किसी लड़की से बात करते हुए हिचकिचा रहा था। अच्छा, अभी इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर हम? राजश्री मजाक में बोल रही थी। कभी कभी आपकी बातें सुनकर तो लगता है मैं किसी मैच्योर्ड औरत से बात कर रहा हूँ। और हाँ, हम इतनी देर से बात ही कर रहे थे, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने इसमें लिखा है। प्रेम शर्मा रहा था। ओह बाप रे, मुझे लगा खत का जमाना खत्म हो गया था। पर राजश्री भी खुश दिख रही थी। यस, आई नो, ये काफी ड्रामेटिक है, पर प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रेम ने वो एनवेलप राजश्री को सौंपते हुए कहा। नीलिमा और राजश्री जब घर के लिए निकल गए तब नीलिमा उससे कुछ पूछना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी और ये बात भी राजश्री को समझ आ रही थी। नीलू, तुझे जो पूछना है पूछ, तेरे मन की बात मुझे यहाँ तक जोर जोर से सुनाई दे रही है यार। नीलिमा भी मुस्कुराते हुए राजश्री से पूछने लगी, क्या दिया प्रेम ने तुझे और क्या बातें हुई तुम दोनों में? अच्छा, तुझे कुछ भी पता नहीं उसने मुझे क्या दिया और हम दोनों में क्या बातें हुई? कितनी भोली है ना तू नीलू। राजश्री भी नीलिमा को मजाक में ताना मार रही थी। क्या बातें होगी यार, तुझे तो पता है वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है और पता नहीं उसने मुझे लिफाफा क्यों दिया। राजश्री भी कंफ्यूज थी। खोलना, क्या है देख उसमें। नीलिमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। खोलू? सच में? राजश्री ने वो लिफाफा खोला, उसमें एक चिट्ठी थी। राजश्री ने वो चिट्ठी पढ़ी। प्रेम ने उसमें अपने मन की बात को बड़े अच्छे शब्दों में लिखा था और कल के एक चैरिटी इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया और वहीं पर उन दोनों की डेट रहेगी ये कहा और उस डेट में आने के लिए उसे एक स्पेशल ड्रेस खरीदने के लिए एक स्पेशल वीआईपी कार्ड दिया जिससे वो किसी भी बड़े शोरूम से कुछ भी खरीद सकती थी। प्लीज प्लीज राजू, कह के तू कल के चैरिटी इवेंट में चलेगी, मैं भी आना चाहती हूँ यार प्लीज। राजश्री ने वैसे अपना मन पहले ही बना लिया था। ठीक है, ये रोमियो अपने पैसे का रोब झाड़ रहा है ना, तो मैं तो एक महंगा ड्रेस खरीदूंगी, फिर तू भी खरीदेगी और भी चीजें खरीदेंगे। क्या कहती है? राजश्री और नीलिमा खुशी से उछल पड़ी। ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि मेरी पुरानी दोस्त वापस आ गई है। नीलिमा और राजश्री घर के लिए निकल गए थे। राजश्री अब हमेशा की तरह अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती थी। खाना खाया, घर वालों से बातें हुई और जब राजश्री सो गई तब उसे फिर से वही सपना सताने लगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप अभी तक सोई है? इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, उठिए। उस इंसान की आवाज से राजश्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस इंसान को देखने की कोशिश की पर आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ से निकल चुकी थी, ऐसे नहीं हो सकता फिर से, नहीं। राजश्री का डर अपने चरम पर पहुँच चुका था। वो बुरी तरह कांप रही थी। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो रहा है राजकुमारी जी, इस बार तुम फिर से नहीं जाग पाओगी। कहते हुए उस इंसान ने राजश्री के पेट में खंजर घोंप दिया। राजश्री की अचानक नींद खुली। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि जैसे दिल सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने आसपास देखा, वो अपने घर के कमरे में थी। राजश्री डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। राजश्री ना चाहते हुए भी उस आवाज को, उस नकाब को भूल ही नहीं पा रही थी। मुझे उस इंसान का पता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भयानक सपने मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। राजश्री ने अपने मन में ये प्रण ले लिया था। राजश्री को जिंदगी ने एक और मौका दिया था उसे सुधारने का, पर एक बहुत बड़े सवाल के साथ। राजश्री को उसके मौत का वो समय अच्छे से याद था। वो उसे सोने भी नहीं देता था। हर रात वो भयानक लम्हा उसे गहरी नींद से भी जगा देता था। नीलिमा और प्रेम के साथ बिताए अच्छे समय के बाद भी उस रात को उस भयानक याद ने राजश्री को फिर से दहला दिया था। इसलिए राजश्री ने इस बार उस इंसान को ढूंढने का प्रण ले लिया था। 25 साल की उम्र में उसकी किसी ने जान ले ली थी और आज वो 10 साल पीछे आ गई थी। इसी वक्त राजश्री को याद था जब उसकी शादी पद्मनाभ के साथ हुई थी। उसने पद्मनाभ के साथ शादी के 10 साल बिताए थे। उन 10 सालों में उसकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए थे, पर उसकी कोई जान ले, इतना उससे क्या जुर्म हो गया था? ये बात राजश्री को खाई जा रही थी। वापस 10 साल पीछे कहानी की शुरुआत हुई तो थी और उसे इन 10 सालों में ज्यादातर बातें याद भी थी, पर जिसने उसकी जान ली थी वो ना उसे तब पता थी और ना अब पता है। इसलिए इस समय उसे लगभग हर किसी पर शक होता था। वो शक कभी अपने चाचा पर तो कभी उनकी सौतेली बेटी चारुलता पर भी था और कल के एक अनुभव के बाद तो उसे प्रेम पर भी शक होने लगा था। अब बस राजश्री को यही जद्दोजहद थी कि वो कम से कम उस इंसान का पता लगा पाए। प्रेम के साथ उस चैरिटी इवेंट में जाने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि वो प्रेम के बारे में अपने शक को दूर करना चाहती थी, पर इस बीच भोली भाली नीलिमा इस बात को समझ नहीं पाई थी। दूसरे दिन उठने के बाद उसने देखा कि उसके फोन पर पद्मनाभ के काफी मिस कॉल थे। अरे यार,
यार, मुझे इससे बात कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो बात और भी बढ़ जाएगी। राजश्री मन में सोच रही थी। वो उस दिन जल्दी से उठकर उस चैरिटी इवेंट में जाने की तैयारी में लग गई थी। वो तैयार होकर जब अपने रूम से नीचे डाइनिंग हॉल में आई, तब उसके माँ बाप उसकी राह देख रहे थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर राजश्री थोड़ी हैरान थी। आओ बेटा। राजश्री की माँ ने उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। मॉम, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, जैसे मेरी राह देख रहे हो? राजश्री थोड़ी असमंजस में थी। हाँ बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे थे, आओ बैठो। गजसी ने अपनी बेटी राजश्री से कहा। राजश्री हिचकिचाते हुए उनके पास आकर बैठ गई। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम बस ऐसे ही तुमसे बात करना चाहते हैं। राजश्री की माँ माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रही थी। हाँ कहिए ना, क्या बात करना चाहते हैं आप? ऐसे कुछ खास नहीं, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें किसी बात की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? राजश्री के पिता गजसी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? राजश्री भी अब जानने में उत्सुक थी। राजश्री के माँ बाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक्चुअली बेटा, हमें पद्मनाभ का फोन आया था। वो कुछ परेशान लग रहा था, कह रहा था कि तुम आजकल उससे बात नहीं करती हो। तो माँ की बात सुनकर राजश्री के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। मॉम, डैड, अब उससे बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ हुआ ही होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसके अलावा भी मेरी लाइफ है, और जब वो अपने काम में बिजी रहता है तब तो मैं कुछ नहीं कहती। राजश्री अपनी भड़ास निकाल रही थी। ऑफ कोर्स, उसके अलावा भी तुम्हारी लाइफ है और होनी भी चाहिए। पर बेटा, हम तुमसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमें तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, जैसे अचानक से बड़ी हो गई हो, किसी समझदार औरत की तरह। ये एक तरह से अच्छी ही बात है, पर तुम हमारी बच्ची हो। तुम्हें अचानक बड़े बूढ़ों की तरह देखकर अजीब सा लग रहा है। मतलब ये बदलाव अच्छा भी लग रहा है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? राजश्री की माँ उसे समझा रही थी। और तुम उस दिन चारू और चाचा के साथ इतना रूड हो रही थी क्योंकि तुम वैसे कभी होती नहीं हो, है ना? इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। गजसी ने भी अपनी बात को सामने रखा। अपने माँ बाप की इस बात पर राजश्री हंसने लगी। उसका हंसना माँ बाप को खटका। राजश्री, इस हंसी का क्या मतलब हुआ? क्या हम यहाँ मजाक कर रहे हैं? गजसी चिड़े हुए अंदाज में बोल रहे थे। मजाक ही तो हो रहा है ना डैड। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आपकी बच्ची हूँ और दूसरी तरफ आप मेरी शादी भी करा रहे हैं। राजश्री की बात में अपने माँ बाप के लिए एक ताना था। हम शादी जरूर करा रहे हैं तुम्हारी, पर तुम भी तो पद्मनाभ से प्यार करती हो ना? गजसी राजश्री की बात को शायद बचा नहीं पा रहे थे। हाँ करती हूँ, अब करती थी। इसका मतलब आप मेरी शादी 15 की उम्र में कर देंगे? उसके साथ ही सही, पर सही उम्र होना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता डैड? और जैसे आपने ही कहा, मैं बच्ची हूँ, मैं जिद करूंगी तो आपको भी तो समझना चाहिए ना कि हम उसकी शादी सिर्फ परंपरा रीति रिवाज के लिए कर रहे हैं। बस। राजश्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो भले 15 साल की थी, पर उसका मन एक 25 साल की औरत का था, जिसने कम उम्र में ही कई उतार चढ़ाव देख लिए थे। राजश्री के माँ बाप भी अपनी बेटी का ये रूप देखकर दंग रह गए थे। उसी वक्त नीलिमा भी वहाँ आ गई थी। उसके आते ही सब चुप हो गए थे। क्या मैं फिर से गलत वक्त पर आ गई हूँ? मैं बाद में आती हूँ राजश्री, ठीक है? नीलिमा ने देखा राजश्री रो रही थी और उसके माँ बाप के चेहरे भी उतरे हुए थे। नहीं नीलू, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं ही चलती हूँ तेरे साथ। राजश्री ने गुस्से में नीलिमा का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गई। नीलिमा की गाड़ी में जाते समय राजश्री चुप थी। वो खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। उसे इस तरह से देखकर नीलिमा को कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भी चुप ही रही। कुछ देर बाद नीलिमा ने हिचकिचाते हुए राजश्री से कहा, राजू, बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ। राजश्री को लगा नीलिमा उसे घर में हुए उस इंसिडेंट के बारे में पूछेगी। उसने एक गहरी सांस ली और कह दिया, क्या हम वो ड्रेस खरीदने वाले हैं या नहीं? नीलिमा की इस मासूमियत पर राजश्री को हंसी आ गई थी। अरे अब तू हंस भी रही है, कमाल है यार तेरा। राजश्री को नीलिमा जैसे एक बात याद दिलाती थी कि बचपना क्या होता है। राजश्री का मूड थोड़ा ठीक हो गया था। वो दोनों शहर के सबसे महंगे कपड़ों के शोरूम में गए और दोनों ने वहाँ से सबसे महंगी ड्रेसेस खरीद ली थी। यार, किसी और के पैसे से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है ना राजू? नीलिमा बहुत खुश थी और उसे देखकर राजश्री भी बहुत खुश हो गई थी। दोनों वहीं से तैयार होकर चैरिटी इवेंट में चले गए थे। राजश्री जैसे ही उस इवेंट में शामिल हुई तो सारे लोग उसे बड़े गौर से देखने लगे। राजश्री की खूबसूरती से सब मुतमईन हो गए थे। राजश्री इतनी कम उम्र में भी इस तरह की इवेंट्स में जाती थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल राजश्री को याद आ रहा था कि वो पहले शादी के बाद भी ऐसे किसी पार्टी या इवेंट्स में नहीं जाती थी। उसे इस बात की काफी हैरानी हो रही थी। उसे लोगों का इस तरह से मिलने वाला अटेंशन बड़ा अच्छा लग रहा था। सारे लोग वहाँ खुद आकर राजश्री से खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। राजश्री बड़े हैरानी से सबकी बातें
सबके विचारों को सुन रही थी जो उसने इसके पहले कभी नहीं सुनी थी। सबसे मिलने के बाद राजश्री नीलिमा के पास गई। नीलू यार, मुझे सब लोग जानते हैं, पता है, बड़ी तारीफ कर रहे थे। राजश्री हैरान और खुश भी थी। ओए, तूने खुद को आईने में कभी गौर से देखा है क्या? तुझे क्या लगता है तुझसे 10-15 साल बड़े आदमी तेरे पीछे क्यों लगते हैं? और ऊपर से गदसी राठौर की इकलौती बेटी है यार, HRH ग्रुप की फ्यूचर चेयरपर्सन, समझी? नीलिमा ने जूस पीते हुए अनजाने में इतनी बड़ी बात बड़े आसानी से कह दी थी। नीलू, तुझे पता है तू ना कभी कभी दुनिया से परे बातें कर देती है जो तुझे भी पता ही नहीं होती। राजश्री नीलिमा से बड़ी खुश थी। क्या? पर मुझे ना कभी कभी तेरी बातें समझ ही नहीं आती। नीलिमा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। राजश्री और नीलिमा हंसी मजाक करते हुए उस पार्टी में घूम रहे थे कि अचानक राजश्री के सामने पद्मनाभ आ गया। अचानक अपने सामने पद्मनाभ को देखकर न जाने क्यों राजश्री सुन पड़ गई थी। राजू, राजश्री, तुम यहाँ कैसे? पद्मनाभ राजश्री को यहाँ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ पल का वक्त लेने के बाद राजश्री ने खुद को संभाला और देखा कि पद्मनाभ के हाथ में हाथ डाले उसकी असिस्टेंट अनुराधा थी। ओह वाह, लगता है तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड बन गई है पद्मनाभ। राजश्री ने अनुराधा के हाथ को देखते हुए कहा जो उसने पद्मनाभ के हाथों में डाला था। पद्मनाभ को जैसे ये समझा उसने तुरंत अपना हाथ अनुराधा के हाथ से निकाल दिया था। तुम भी ना राजू, आजकल बहुत मजाक करने लगी हो। पद्मनाभ नर्वसनेस में मजाक करने लगा था, पर राजश्री के चेहरे पर गंभीरता थी। आर यू सीरियस राजू? हम बस अच्छे कलीग हैं यार, ये तुम क्या सोच रही हो? पद्मनाभ राजश्री को समझाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा था। राजश्री, तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों बस ऐसे ही कैजुअल घूम रहे थे यार। अनुराधा भी खुद को और पद्मनाभ को बचाने की कोशिश कर रही थी। यार, क्या मैं तुम्हारी यार हूँ मिस अनुराधा? राजश्री ने चिढ़ते हुए पूछा। सो सॉरी, आई मीन मैडम। और पद्मनाभ, अगली बार पब्लिक प्लेस में ऐसी औरतों को लेकर मत घूमना। नवाब भी ऐसे शौक 4 दीवारों के अंदर किया करते थे, पर तुम तो उससे भी बदतर निकले, कहकर राजश्री वहाँ से फन फनाते हुए निकल गई। राजश्री की आवाज से सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। पद्मनाभ और अनुराधा की इज्जत की जैसे धज्जियां उड़ गई थी। नीलिमा इस बार राजश्री का ये रूप देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। क्या बात है यार, तूने तो उस छिछोरे की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। नीलिमा के साथ राजश्री भी बड़े मजे लेते हुए हंसने लगी। दोनों अपनी इस छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि अचानक फिर से वहाँ पद्मनाभ आ गया और राजश्री का हाथ जोर से खींचकर उसे जबरदस्ती कोने में लेकर गया। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुझे थोड़ी ढील क्या दे दी? तू तो चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने लगी। सुनो राजकुमारी जी, यह आपका महल नहीं है और मैं आपका नौकर नहीं, पति परमेश्वर हूँ। मुझे राक्षस बनने में मजबूर ना करो। पद्मनाभ बोलते जा रहा था, पर राजश्री का दिमाग परमेश्वर और राक्षस इन शब्दों पर रुक गया था। उसे इस इंसान के बोलने का अंदाज समझ आ गया था। राजश्री की आंखें फटी रह गई, उसका गला सूखने लगा क्योंकि वो समझ गई थी उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो कोई और नहीं, उसका खूनी था। राजश्री ने पद्मनाभ से अपना हाथ छुड़ाया और जैसे तैसे वहाँ से निकल गई। उसकी फिर सांसें उखड़ने लगी। वो किसी शांत जगह पर जाना चाहती। नीलिमा ने उसकी हालत इसके पहले भी देखी थी। नीलिमा ने राजश्री को पकड़ा और उसे एक शांत अकेलेपन में लेकर गई। उसकी हालत पहले जैसी हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो उसे समझा कि वो जिसे इतने समय से ढूंढ रही थी वो आखिरकार उसे पता चल गया था। राजश्री ने अपने आप को संभाला और फिर से वो पार्टी में वापस आ गई। राजू, तू ये क्या कर रही है? घर नहीं तो कहीं और चलते हैं, पर तू उस नालायक इंसान के पीछे मत जा। नीलिमा राजश्री को समझा रही थी। नीलू, मैं उसके पीछे नहीं जा रही हूँ। राजश्री किसी को ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने प्रेम दिखाई दिया। हाय प्रेम, मुझे इनवाइट करके तुम ही गायब हो गए। प्रेम राजश्री को देखकर उसे देखता ही रह गया। वाह राजश्री जी, आपका जवाब नहीं। यू लुक ब्यूटीफुल। प्रेम की आंखों में सच्चाई थी। थैंक यू, राजश्री ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, इसके लिए अंदर आई थी तुम? नीलिमा ने राजश्री के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। तो बताइए, क्या चाहते हैं आप हमसे? राजश्री ने मुस्कुराते हुए कहा। हम क्या चाहते हैं ये आप पूछ रही है? प्रेम राजश्री के इस रूप से हैरान था। आपका तरीका हमें पसंद आया, इसलिए हम भी सोच रहे थे कि क्यों ना आपको भी पूछ लिया जाए। क्या चाहते हैं आप? राजश्री इतना खुलकर कभी सामने नहीं आई थी। मैं तो बस चाहता हूँ कि आपसे 2-4 बातें हो, मुलाकातें हो और धीरे धीरे बात आगे बढ़े, बस। प्रेम संभल कर बात कर रहा था। यहाँ थोड़ा शोर है ना, किसी शांत जगह पर चले? राजश्री ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा। प्रेम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं सिर्फ एक
एक पति परमेश्वर नहीं ढूंढ रही हूँ। तुम समझ रहे हो ना? प्रेम राजश्री को हैरानी से देख रहा था। राजश्री जी, मैं किसी का परमेश्वर नहीं बनना चाहता हूँ। दोस्त और हमसफर बन जाऊं, इतना मेरे लिए बहुत है। प्रेम सीधे बात कर रहा था। राजश्री ने गहरी सांस ली और कहा, इस जिंदगी पर मेरा एक कर्ज है, वो चुकाए बिना मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं बन सकती हूँ। क्या है वो कर्ज? प्रेम भी जानने के लिए बेताब था। पद्मनाभ को जानते हो तुम? प्रेम ने हाँ में अपना सर हिलाया। वो ही ना जिससे आपकी शादी पक्की हुई थी? वो मेरे भाग्य पर लगा एक कलंक बन चुका है और उसी कलंक को मिटाने के लिए इस जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, तो उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना। राजश्री प्रेम की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी।